हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1991 की जो न्यू पॉलिसीज आई थी, राइट। अब देखो, वहाँ पे 1991 में जो पॉलिसीज आई उसमें हमने देखा है ना, डी आप बोल सकते हो डी रिजर्वेशन हुई थी, राइट, डी लाइसेंसिंग हुई थी, है ना। अब देखो 1941 से 1991 के हम पीरियड के बारे में बात करते हैं। 1991 तक जो पीरियड था उसमें देखो इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन किया गया था। अब देखो कैसे हमने डिसाइड किया था कि हम कम से कम इंपोर्ट करें। ओके, अब उसमें पीएसयू का बड़ा रोल था। पीएसयू जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं, है ना। अब उन्होंने बोला कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, कैपिटल गुड्स को भी बढ़ाना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके, वेल्थ हो सके, राइट। उसके बाद इसके साथ साथ ना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमें, है ना। जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, जनरेट हो सके रिसोर्सेज। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने देख रखा था और यहाँ से हम कर भी रहे थे 1991 तक। उसके बाद ना क्लासिफिकेशन भी हुआ था पीएसयू का। पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना, या इंटरप्राइजेस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है ना, अलग अलग क्लासिफिकेशन। नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो डायरेक्टली आते हैं डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के अंदर, ओके, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग मतलब नॉन डिपार्टमेंट वो होते हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर कंपनी के थ्रू आते हैं, कंपनी वो हायर करती है और फिर उसके बाद आते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि नॉन डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक्स वगैरह, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बैंक्स वगैरह से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अदर वे अगर हम देखें, अलग अलग डिवाइड किया गया था, है ना, कंपनीज को, जिससे इजी हो सके। जैसे महाभारत, सॉरी मैं महाभारत बोल रहा हूँ, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो इन तरीके से ना अलग अलग डिवाइडेड किया कंपनीज को। मिनी रत्न, अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आता है टैक्स से पहले प्रॉफिट। अगर आपका 30 करोड़ बनता है, ओके, 1 ईयर, मतलब कोई भी एक साल में, लास्ट के 3 सालों में से कोई भी एक साल में अगर 30 करोड़ बनता है, और ठीक है, ये चीज हुआ। उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ आपका पॉजिटिव रहता है ना। नेट वर्थ क्या होता है? नेट वर्थ आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज, मतलब जो उधारी वगैरह है उसको हटा दीजिए, उसके बाद आपके पास जो पॉजिटिव नेट वर्थ आती है ना, तो है ना। और इसके बाद 30 करोड़ आपकी प्रॉफिट है, ओके, नेटवर्थ पॉजिटिव में और 30 करोड़ बने हैं, तो वो आप कैटेगरी में आ जाओगे फर्स्ट की, है ना। मिनी रत्न फर्स्ट की कैटेगरी में आ जाओगे। और आपकी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कैटेगरी में हो, पर आप ना बेसिकली 30 करोड़ नहीं बना पाए हो, तो वो आएगा मिनी रत्न सेकंड की कैटेगरी में, राइट। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं मिनी रत्न फर्स्ट के बारे में थोड़ा। तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 करोड़, है ना, और इक्विवेलेंट टू देयर नेटवर्थ, ओके, विच इज एवर इज लोअर। ओके, इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो, है ना। ऑटोनॉमी इनको दी गई है। पर मिनी रत्न सेकंड, है ना, फर्स्ट में क्या है, 500 करोड़ या इक्विवेलेंट, ओके, इनकी नेटवर्थ की इक्विवेलेंट ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। ओके, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, ऑटोनॉमी जो है ना वो 300 करोड़ की है और 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं नेटवर्थ का। ओके, नवरत्न, नवरत्न में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो पहले कंपोजिट एग्जामिन किया जाता है, एक कंपोजिट स्कोर को 100 में से 60 प्लस अगर होता है तब नवरत्न में आते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट देखा जाएगा, है ना, नेट प्रॉफिट से लेके नेट वर्थ तक देखा जाएगा। उसके बाद जो मैन पावर की जो कॉस्ट लग रही है ना टोटल ऑफ प्रोडक्शन में, उसको भी देखा जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट, जो डीआईटी जैसे डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट या फिर टैक्सेस है, और टैक्सेस से पहले उनका जो प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ओके, तो वहाँ वो भी देखा जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट देखा जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टर्नओवर का, ओके, टर्नओवर से पहले जो टैक्सेस करने से पहले उनका जो टर्नओवर जा रहा है उसको भी देखा जाएगा। अर्निंग पर शेयर कितना है, और इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस, ये सभी कुछ देखा जाएगा, तब जाके इसके अंडर आएगा। अब देखो एडवांटेज क्या है नवरत्न स्टेटस का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1000 करोड़ की। ओके, तो यहाँ पे आप सिंगल जो प्रोजेक्ट है ना उसमें आप 15%, ओके, 15% नेटवर्थ है, या फिर 30% नेटवर्थ, ओके, और 1000 करोड़, ये दोनों इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इनमें से कोई एक इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, ओके, 1 ईयर में। अब देखो मर्जर कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो कंपनी का इसके अंदर। उसके बाद आता है महारत्न स्टेटस, जिसमें पीएसयू हैविंग ऑलरेडी
नवरत्न स्टेटस, ठीक है, पीएसयू के पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए एंड लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। मिनिमम जो पब्लिक शेयर होता है ना होल्डिंग एज अ पर सेबी नॉर्म्स के हिसाब से जो मिनिमम शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो उनके पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है ना वो होना चाहिए 25,000 करोड़ का इन ना लास्ट 3 ईयर्स, ओके, लास्ट ईयर के हिसाब से होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है ना आपके 15,000 करोड़ होनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ हमने देखा, नेटवर्थ होगी 15,000 करोड़ तो ऑब्वियसली 25,000 होने ही लगेगा, ओके। और इसके साथ साथ ना जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹5,000, दैट मीन्स कि जो टैक्स के बाद जैसे आपका जो एवरेज एनुअल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना आफ्टर टैक्स तो वो 5,000 होना चाहिए। उसके बाद सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस भी होनी चाहिए उस कंपनी की, ओके। उसके बाद देखो बेनिफिट्स क्या है महारत्न के, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको 5,000 करोड़ की मिलती है और 50% ऑफ नेट वर्थ ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब 15% आप इन्वेस्ट कर सकते हो सिंगल प्रोजेक्ट पे और ये अपने ओन रूल्स बना सकते हैं, अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, किसके लिए, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, ओके, जिससे बेटर पर्सनल मैनेजमेंट हो सके। उसके बाद कंसेप्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट का, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है पर नाउ फिर से देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिसइन्वेस्टमेंट ना आप बोल सकते हो कि पब्लिक जो अपनी कंपनीज हैं उनको बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, ओके, अपने एसेट्स को बेचना, राइट। अब देखो या तो उनको बेच के मतलब सेल कर सकते हो और लिक्विडेट एसेट्स कर सकते हो कि लिक्विडेट मतलब कैश वगैरह, ओके। और कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करते हो वो भी इसको डिसइन्वेस्टमेंट ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नॉट और नॉट, ओके, तो बेसिकली ये पार्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का। नाउ देखो टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ओके। गवर्नमेंट देखो खुद का मतलब ओन्स मोर देन 51%, अगर 51% वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, ओके। तो 51% मतलब थोड़ा सा शेयर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बेच रही है गवर्नमेंट, तब भी उसके बाद 51% अगर शेयर बच रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं ना माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब छोटा सा हिस्सा उसने बेचा है, ठीक है, अभी भी उसके पास 51% है। तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या आता है, आईपीओ आपका, एफपीओ होता है, फॉलो अप, पब्लिक ऑफर्स, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। देखो आईपीओ जो पहली बार कंपनी लिस्टेड हो रही है ना, अपने शेयर्स निकालिए, उसके बाद फिर से कंपनी निकालती है तो उसको बोलते हैं एफपीओ। ओएफएस जैसे ऑफर फॉर सेल, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है डायरेक्ट बोलती है कि आप बोली लगाओ और बोली में जो ज़्यादा पैसा देगा उसका ये शेयर हो जाएगा। आईपीपी में देखो इंस्टीट्यूशनल, देखो गवर्नमेंट क्या करती है कुछ इंस्टीट्यूशन को है ना सेलिंग के लिए बोलती है, ओके, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशन को अलाउ करती है इसके रिगार्डिंग, है ना, सेल के लिए। उसके बाद क्रॉस होल्डिंग, जैसे एक गवर्नमेंट कंपनी ने ना दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को उसके शेयर्स खरीदे, राइट, तो ये होता है क्रॉस होल्डिंग, ओके। और जैसे क्या हुआ कि पैसा तो गवर्नमेंट के पास है पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, ओके, गवर्नमेंट की। सीपीएससी ईटीएफ इसमें होता है देखो सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड, ओके। अब देखो मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं, अब हमने देखा 51% होना चाहिए और इस केस में ना मतलब माइनॉरिटी के केस में हमने 51% देखा कि उसके पास होना चाहिए, पर इस केस में माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में 51% नहीं होता है। देखो स्ट्रेटेजिक सेल होती है 74% से 99% होती है तो वो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। प्राइवेटाइजेशन उसको बोलते हैं जब 51% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट हो जाते हैं 51 से 74 पे, ओके, तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट 100% होता है, ओके। अब देखो प्राइवेटाइजेशन ये तो हमने देख लिया, स्ट्रेटेजिक सेल 74 या फिर 91%, 99%, ओके। तो ये मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में आता है, ओके। सो आज हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट टॉपिक और उसके साथ साथ हमने जो पीएसयू थे उनके क्लासिफिकेशन पढ़े, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।